नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज इस क्लास में आपको BA 6 सेमेस्टर पेपर 2 जिसका नाम काउंसलिंग साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट 7 के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है ग्रुप काउंसलिंग यानी कि समूह परामर्श क्या होता है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि यूनिट 7 जो है वो काउंसलिंग के जो टाइप्स होते हैं उससे रिलेटेड है। तो इससे पहले जो है ऑलरेडी दो टाइप्स को मैंने विस्तार से आपको पढ़ा दिया है, जिसमें सबसे पहला करियर काउंसलिंग था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मैरिज काउंसलिंग क्या होता है पूरा A to Z उसका पढ़ा दिया है। आज की क्लास में समूह परामर्श क्या होता है उसका A to Z में पढ़ाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा और आपके सुझाव साझा आमंत्रित है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं समूह परामर्श। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परामर्श क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि परामर्श से मदद करने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्याओं का समाधान करने में खुद उसे योग्य बनाता है। अब समूह परामर्श है, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि परामर्श जो है ज़्यादा व्यक्तिगत ज़्यादा होता है, पर्सनल ज़्यादा होता है, लेकिन समूह परामर्श भी होता है। देखिए, समूह परामर्श एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया होती है जिसमें प्रशिक्षित जो काउंसलर होते हैं, जो ट्रेंड काउंसलर होते हैं, जो इसकी डिग्री लिए होते हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग किया होता है क्लिनिकल सेटअप में, वो समान समस्याओं वाले व्यक्तियों के समूह को परस्पर विचार विमर्श, अनुभव साझा करने और सहयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान तथा व्यक्तित्व विकास में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए, समूह परामर्श जो है परामर्श का एक प्रमुख प्रकार होता है और यह एक ऐसी परामर्श प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, समान समस्या वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है वो समान है, उन व्यक्तियों को बैठा के उनका क्या है परस्पर विचार विमर्श, एक दूसरे से जो है विचार विमर्श करते हैं, अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, जो अपना अनुभव रहता है उसको जो है साझा करते हैं और सहयोग के माध्यम से उनकी समस्याओं के समाधान तथा व्यक्तिगत विकास में साधन करता है। देखिए, आप कल्पना कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं काउंसलर हूँ, ठीक। अब आप में से जो है 50 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो है समान समस्या है। क्या है, एग्ज़ाम जब आता है तो आपको क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस आपको है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो है आप सभी को क्लास में 50 बच्चों को बैठा दूँगा, ठीक है। अब बैठाने के बाद मैं सभी बच्चों को बारी बारी से जो है बुलाऊँगा स्टेज पे और कहूँगी आपके जो भी समस्याएं हैं, जो भी अपना आपका अनुभव है, उसको आप यहाँ पे साझा कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सभी लोग जो है एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करते हैं और साझा करने के बाद जो है मैं उनको अब बताता हूँ, सही रास्ता दिखाता हूँ, सही मार्ग दिखाता हूँ। मैं ये उनको बताता हूँ कि किस तरह से, देखिए, समस्याओं का जो जड़ क्या है और समस्याओं के जड़ में को कैसे आप खुद जो है ठीक कर सकते हैं। तो उनके लिए जो है अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता का विकास करके उनको उन्हीं की समस्याओं को स्वयं समझ के और उनका समाधान कराने की प्रक्रिया जो होता है वो समूह परामर्श होता है। डेट्स इट। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी समूह परामर्श की, जबकि कहा जाता है कि परामर्श अक्सर व्यक्तिगत होता है और निर्देशन अक्सर जो है सामूहिक होता है। लेकिन देखिए, इसकी आवश्यकता जो हेडिंग दिया है इन कारणों से पड़ी। देखिए, समान समस्याओं को समाधान करने के लिए, जैसे देखिए कई लोग ऐसे हैं जो समान समस्याओं वाले हैं, तो उनको एक एक करके काउंसलिंग करने के बजाय बल्कि सबको एक साथ बैठा के क्या है काउंसलिंग किया जाए, तो एक ही समय में जो है वो सभी बच्चों की समस्याओं का समाधान, सभी व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान हो जाए। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम स्ट्रेस है, या तो फिर आप पढ़ाई में आपका टेंशन नहीं लगता है, तो उसके प्रति तो सभी लोग को मैं बैठा दूंगा। बैठाने के बाद जो है अनुभव आप साझा करेंगे, बताएंगे क्या दिक्कत है, फिर उसको मैं आपको बताऊंगा, देखिए दिक्कत कहाँ से हो रही है, क्या आपको करना है। अब बाकी आप खुद जो है सही विकल्प चुन के अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। समय और संसाधनों की बचत की वही हम बात कर रहे थे कि अगर एक एक व्यक्तियों का लिया जाए जिनकी समस्याएं समान है, अगर एक एक व्यक्तियों को बैठा के लिया जाए तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और उसमें संसाधन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट जो है बार बार करना, और भी जो चीज़ें होती हैं काउंसलिंग को सपोर्ट करने में उसकी व्यवस्था करना। तो अगर एक साथ मैं हाल में आप 50 व्यक्तियों को बैठा दिए जिनकी समस्याएं समान थी, तो उसको मैं जो है आराम से जो है काउंसलिंग दे दिया, तो समय की बचत हुई और संसाधन की बचत। अनुभव से सीखने के लिए, देखिए अनुभव से भी सीखते हैं व्यक्ति। अब मैंने आपको भी बताया था कि मैं जो है तुरंत
समस्याओं के बारे में नहीं आऊँगा, कैसे पहले मैं समस्याओं को समझता हूँ। देखिए काउंसलर पहले क्या कहता है, एक्टिव लिसनिंग के माध्यम से पहले सुनता है, समझता है, फिर आपको जो है समाधान बताता है और समाधान में जो सबसे बेस्ट आपको लगता है आप खुद डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, जब हर एक व्यक्ति अपना अनुभव साझा करता है, अपने विचार साझा करते हैं, दूसरे विचार विमर्श करते हैं, तो व्यक्ति क्या है अपने जो अनुभव है उससे सीखता है। जैसे आपका एडमिशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ, एक सेमेस्टर आपका जो है जोश ही जोश में निकल गया, उसमें नंबर आपका जो है सही से नहीं, आपने उसको सीरियस नहीं लिया। ये अक्सर होता है, जो बच्चे इंटर करके कॉलेज में जाते हैं तो उनका एक साल तो ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया या आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, तो आपको ये अनुभव मिला कि जो है अब गंभीरता लाना है, उसको अच्छे से पढ़ना है, तब नंबर अच्छे से आएगा। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि आपको ये सोचेंगे कि चलिए साइकोलॉजी वाले गुरुजी के जो वीडियो है सर के जाके देखें, वहाँ पे नोट्स बनाए और भी जो चीज़ें ना है समझे, तब जो है नंबर अच्छा आएगा। तो अनुभव मिला, अनुभव से सीख लें। अगर कोई हम काम भी कर रहे हैं तो काम में अगर कोई गलतियाँ होता है तो बाद में जब उस काम करते हैं तो जो गलतियाँ हैं उससे सीख के उसको बेहतर करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास से व्यक्ति परिपूर्ण होता है। अकेलेपन की भावना को कम करने के लिए, ठीक है, अकेलेपन देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब परामर्श में जब आप 1 बाय 1 लोगों को लें तो उससे व्यक्ति क्या है अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। कितना हम जो है रैपिड बिल्डिंग परामर्शदाता किया हो काउंसलर, लेकिन व्यक्ति अपने को क्या है अकेला लोनलीनेस की भावना उसके अंदर आ जाती है। तो जब सब लोग एक साथ बैठते हैं तो क्या होता है जो है क्यों अकेले की पन की भावना उसको दूर हो जाती है और वो अपनी बातों को खुद जब देखता है कि हमारे जैसे समस्या इनको भी है या अपने अनुभव साझा करें, तो उसके अंदर भी एक मोटिवेशन मिलता है और खुल के अपनी बातों को करता है। सामाजिक कौशल के विकास के लिए समाज में किस तरह से उठना बैठना, किस तरह से बोलना है, किस तरह से बतियाना है, समाज की जो समस्याएं किस तरह से मिलकर समाधान करना है, ये डेवलप करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। क्यों साबित होता है? क्योंकि समाज जो है एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो सामूहिक परामर्श में कई व्यक्ति आते हैं, अलग अलग समाज से, अलग अलग जात कास्ट से, अलग अलग सोसाइटी से, सब लोग अपना विचार विमर्श एक दूसरे से साझा करते हैं। तो जिससे क्या है सामाजिक कौशल जो होता है, सामाजिक कौशल होता क्या है? सोशल स्किल, समाज में किस तरीके से उठना है, बैठना है, बोलना है, बात करना है, ठीक है, समाज की समस्याओं में किस तरह अपनी सहभागिता को श्योर करना है, वही बात है। तो ये कुछ आवश्यकता हुई जिसके कारण से समूह परामर्श आपका जो है ईजाद हुआ। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव तो जरूर होगा, कुछ उद्देश्य से बनाकर ही जो है समूह परामर्श की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। तो पहला उद्देश्य है समान समस्याओं का समाधान। सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि समूह परामर्श में समान समस्या वाले व्यक्तियों को जो है उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये सबसे पहला जो है उद्देश्य होता है काउंसलर का। आत्मविश्वास बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करना, ठीक है, मतलब अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, तभी ना व्यक्ति जो है खुल के बढ़ेगा। जब आत्मविश्वास होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तो वो जो है व्यक्ति आगे चल के अपने समस्याओं को खुद समझने में और उसका समाधान करने में मदद होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने कमजोरियाँ, अपनी अच्छाइयों को जानकर, ठीक। तीसरा है प्रभावी संचार के विकास करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का भी डेवलप करता है। जो परामर्शदाता होता है वो क्लाइंट की केवल समस्याओं को ही समाधान नहीं करता है, यहाँ पे आप देखिएगा एक लाइन व्यक्तित्व विकास, उसके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी करता है ओवरऑल, ठीक है। तो उसमें प्रभावी संचार किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया जा सके आज के दौर में, कि जो है एक अमिट छाप जो है देखने को मिले, क्योंकि इससे भी रिलेटेड लोग आते हैं। सामाजिक कौशल विकसित करना, वही हमने अभी बात किया था कि समाज में उठने बैठने बोलने के तौर तरीकों को भी डेवलप करना अपने व्यक्तियों में, क्लाइंट में। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना, जब कोई भी समस्या लेकर क्लाइंट आता है तो क्या होता है कि कह रहे उस समस्याओं को समझ के उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन होता है 4-5 वो बता देता है काउंसलर, लेकिन वो थोपता नहीं है काउंसलर कि नहीं आपको यही करना है, सबसे बेस्ट है। उसमें से जो है परामर्शदाता जो है जब उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस जाग जाता है तो वो अपने डिसीजन लेता है कि कौन चीज़ें उसके लिए बेस्ट है, फिर उसको जो है आप अपने ज़िंदगी में लागू करता है। तो वही है निर्णय लेने की क्षमता को भी डेवलप करना, इसका उद्देश्य है। भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता से ही ये होता है कि व्यक्ति इसी में उलझन हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता कि ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसे करें कि वैसे करें, क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके जब डेवलप हो जाएंगे तो समस्या ऑटोमेटिक जो है सॉल्व हो जाएगी। तो भावनात्मक सहयोग प्रदान है, इमोशनल जो है सपोर्ट
प्रदान करना भी इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि कई कई बार ऐसी समस्याएं होती है लोगों की जहाँ पे वो उनकी कोई किसी परिजन की मृत्यु हो गई है, या आजकल के जो लड़के लड़कियों का लव अफेयर चल रहा है उसमें रिश्तों में धोखा मिला है, उसके वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली टूट जाते हैं, ठीक है। और जिनके पास कोई समस्या होती है वैसे भी वो इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं समय पे, तो इमोशनली सपोर्ट भी करता है जो है काउंसलर। और ये उद्देश्य है व्यक्तित्व विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक यानी कि मानसिक पक्षों और शारीरिक पक्षों का गतिशील यानी कि बदलने वाला संगठन है, जो क्या होता है वातावरण में किस प्रकार से जो है वो अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से ढाल कर सकता है, उसमें उसकी मदद करता है और इसी को डेवलप करता है आपका काउंसलिंग, ठीक। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी गुजारिश है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन को ऑन कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो समूह आधारित प्रक्रिया होती है, ग्रुप बेस्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। इसमें पर्सनली 1 बाय 1 व्यक्तियों का काउंसलिंग होता है, बल्कि समान समस्या वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बैठा कर क्या है उनकी काउंसलिंग की जाती है। प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा संचालित काउंसलिंग, जो प्रोफेशनल काउंसलिंग होता है वो प्रशिक्षित ट्रेंड काउंसलर द्वारा ही उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, ठीक है। समान समस्या वाले सदस्य, वही हमने बात किया कि उसमें समूह परामर्श में जो उन व्यक्तियों का समूह होता है जो एक समान समस्या से ग्रस्त होते हैं। अनुभव का आदान प्रदान, हमने अभी आपको बताया था कि एक दूसरे से विचार विमर्श, अनुभव का आदान प्रदान करते हैं, साझा करते हैं। गोपनीयता, कॉन्फिडेंटली काउंसलिंग जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें काउंसलिंग एथिक्स में आता है गोपनीयता। गोपनीयता क्या होता है कि सबसे पहले जब रेपट बिल्डिंग करता है काउंसलर अपने क्लाइंट से, तो उसी समय वो कह देता है कि आप अपनी छोटी छोटी बातें, निजी बातें एकदम खुल के मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको इस बात को श्योरिटी देता हूँ कि आपकी बातें मेरे अलावा कहीं शेयर नहीं की जाएगी, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। जब ये गोपनीयता इसलिए ज़रूरी कि गोपनीयता के जब उसे जो है श्योरिटी मिल जाता है तो जो एक क्लाइंट होता है अपनी निजी से निजी बातों को खुल के शेयर करता है, जिससे काउंसलर को उसकी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलता है। देखिए अब सहयोग एवं सहभागिता, इसमें देखिए जब समूह परामर्श होता है तो क्या होता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या है सहयोग की भावना करते हैं, विचारों के विमर्श आदान प्रदान होता है और पार्टिसिपेशन भी इनका होता है। मतलब सभी सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य है। ये नहीं कि 2 व्यक्ति अपना समस्या बोला, 4 व्यक्ति को शर्मा रहे कि नहीं। सभी व्यक्ति क्या है अपने अनुभव को साझा करते हैं, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं अनुभव के बारे में कि आपकी ये समस्या ऐसे कैसे है, मेरी भी ये समस्या है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो और काउंसलर क्या करता है, इनको जो है एक्टिव पार्टिसिपेट करके, एक दूसरे से कोऑपरेशन करके और उन्हीं से उनकी समस्याओं का समाधान कराता है। दैट्स इट। पारस्परिक सीखना, एक दूसरे से आपस में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जब विचारों का आदान प्रदान होगा, अनुभव का आदान प्रदान होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि वो जो है एक दूसरे से उनको सीखने का मौका जरूर मिलेगा। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। किसकी विशेषता है? समूह परामर्श की। अब इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है समूह परामर्श की, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आएंगे ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए समय और संसाधनों की बचत होती है, चूँकि ये 1 बाय 1 करने वाली प्रक्रिया नहीं है काउंसलिंग, इसलिए जो है इसमें समय और संसाधन की बचत होती है। इसमें एक ही साथ समान समस्या वाले व्यक्ति को जो है बैठा के उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद की जाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। जब सभी व्यक्ति एक एक करके अपनी समस्याओं को बताते हैं तो बाकी व्यक्ति को भी इससे मोटिवेशन होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर इंक्रीज होता है। सामाजिक समर्थन प्राप्त होता है, ठीक है। जब व्यक्ति समूह परामर्श में उसकी काउंसलिंग होती है तो वहाँ पे समान समस्या वाले व्यक्ति होते हैं, जब वो अपनी समस्या बताते हैं तो उसे लगता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, इससे और भी लोग जो है ग्रस्त हैं, तो इस तरह से सोशल सपोर्ट भी उसे मिलता है। प्रभावी कम्युनिकेशन विकसित होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विकसित होती है इसके ग्रुप काउंसलिंग के माध्यम से, ठीक है। जब वहाँ पे क्योंकि अलग अलग व्यक्ति है तो अलग अलग उनका कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, ठीक है, अलग अलग उनका जो है बोलने का तरीका होगा, तो ये सब चीज़ें जो है वो सीखता है। अब काउंसलर भी बताता है, समस्या समाधान क्षमता बढ़ता है। अब जब वो जो है एक साथ ये ग्रुप काउंसलिंग में जब काउंसलिंग उसकी हो जाती है तो आगे जब समस्या उससे रिटायर दी तो वो खुद समाधान करने उसकी योग्य बन जाता है। भावनात्मक संतुलन विकसित होता है। किस तरह से विपरीत से विपरीत परिस्थिति में इमोशनली अपने आप को स्टेबल किया जाए, ये भी डेवलपमेंट वहाँ पे काउंसलर के द्वारा भी होता है, एक दूसरे से भी जो है
हो जाता है। व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है। ये वही अभी मैंने बताया कि व्यक्ति दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ बातें उसको सीखने लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज़ ए बेस्ट टीचर ऑफ एनी पर्सन लाइफ। मतलब किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव होता है उसका एक बेहतरीन जो है टीचर होता है, क्योंकि वो अनुभव जो है उसकी सिखाता है कि कहाँ कमी रह गई, क्या गलती रही, कहाँ हमें सुधार करना है। तो ये बात रहा इसका कि ग्रुप काउंसलिंग का महत्व क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस यानी कि समूह परामर्श की जो प्रक्रिया चलती है वह किन किन चरणों के माध्यम से होकर गुजरती है, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप यानी कि समूह का संगठन। और समूह का संगठन कैसे होगा? समान समस्या, ऐसे लोग जिनकी समस्याएं समान है या जिनकी आवश्यकता समान है, उन व्यक्तियों का चयन करके उनका समूह बनाया जाता है, 50 का या 100 का। ठीक। फिर उसके बाद दूसरे में इस्टेब्लिशिंग रूल्स, नियम निर्धारित किया जाता है, नियम कानून को बताया जाता है कि कैसे समूह में अनुशासन, डिसिप्लिन और सुरक्षा के लिए कुछ नियम या मानक तय किए जाते हैं। ठीक है। ऐसे बिना नियम और बिना अनुशासन के समूह जो है भेड़ों के झुंड की तरह कहीं भी बिखर जाएगा। इसलिए जो है काउंसलर क्या है, नियम निर्धारित करता है। तीसरा है रेपड बिल्डिंग, विश्वासपूर्ण संबंध बनाता है काउंसलर जो वहाँ पे क्लाइंट आए हुए हैं समान समस्या के, उनके साथ कैसे काउंसलर और सदस्यों के बीच विश्वास, अपनत्व मतलब एक दूसरे से लगाव की भावना और सहजता यानी कि कंफर्टेबल एक दूसरे से हो जाती हैं, और ये काउंसलर ही विकसित करता है। रेपड बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन काउंसलिंग प्रोसेस। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेपड बिल्डिंग जितने अच्छे तरीके से होगा उतने अच्छे तरीके से समस्या की जड़ तक जाएंगे, जितने अच्छे तरीके समस्या की जड़ के बारे में ज्ञान होगा उतने अच्छे तरीके उसका समाधान होगा। चौथा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि समस्या की पहचान है। ये किससे की जाती है? अब जब विश्वासपूर्ण संबंध हो गया तो प्रत्येक सदस्य की समस्या को समझा जाता है और समूह की मुख्य समस्या की पहचान की जाती है। जब प्रत्येक सदस्य अपनी समस्याओं को साझा किया करता है तो काउंसलर जो है एक्टिव लिसनिंग से, पॉजिटिव रिगार्ड से ये जो है उसकी समस्याओं को सुनता है और समझता है, और जो मुख्य समस्या, कॉमन समस्या जो सभी उस समूह के सदस्यों में हो रही है उसको जो है आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा चलता है। अब सदस्य क्या करते हैं? अपने अनुभवों, समस्याओं और क्या करते हैं, अनुभव को साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। अब वो अपने अनुभव, समस्याओं को जो है साझा करते हैं। समूह चर्चा इसको कहा जाता है, आपस में जो है ग्रुप का डिस्कशन कराया जाता है। फिर जो है इंटरवेंशन टेक्निक यानी कि हस्तक्षेप तकनीकों को लागू किया जाता है। काउंसलर विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके समस्या के समाधान में सहायता करते हैं। ठीक है। जो भी डिफरेंट टेक्निक्स है ग्रुप काउंसलिंग के लिए बेस्ट है, उसका उपयोग करके उनकी जो समस्या के समाधान में सहायता करता है। और वो टेक्निक कौन है जो अप्लाई करता है? जैसे ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा वाला टेक्निक है। रोल प्ले, ठीक है, नाटक कोई करवा के वो हल करवाता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी कि व्यवहार का जो है परिमार्जन। और रिलैक्सेशन टेक्निक यानी कि जो है विश्रांतियाँ जो तकनीकें होती है जिसमें डीप ब्रीदिंग होता है और भी कई चीज़ें होती हैं। तो इन टेक्निकों का यूज करके जो है क्या करता है, उनकी समस्या के समाधान में सहायता करता है। और 7वां स्टेप है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब जो है काउंसलर ये देखता है कि उन व्यक्ति में कितना परिवर्तन या सुधार हुआ है। जो हमें टेक्निक जिस तरह से डॉक्टर दवाई देता है, दवाई के बाद देखता है कि सुधार हो रहा है कि नहीं, जांच कर रहा है, ठीक उसी तरीके से इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में यही काउंसलर जांच करता है कि इससे परिवर्तन या सुधार हो रहा है कि नहीं। फिर लास्ट में 8वां है फॉलोअप यानी कि अनुवर्ती कार्य। देखिए 8वां है क्या है? फॉलोअप यानी कि अनुवर्ती कार्य। यानी कि अब देखिए काउंसलिंग होने के बाद भी ये नहीं कि काउंसलर का काम समाप्त हो जाता है, बल्कि समय समय पर क्या होता है, सदस्यों की प्रगति की जो है समीक्षा करता है। कौन करता है? काउंसलर। तो ये आपका काउंसलिंग ग्रुप काउंसलिंग प्रोसेस है जिसमें कुल 8 स्टेप हैं, और 8 स्टेप के माध्यम से एक काउंसलर क्या करता है? ग्रुप काउंसलिंग करता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप यानी कि समूह का गठन। दूसरा है इस्टेब्लिशिंग रूल्स यानी कि नियम निर्धारित करना। तीसरा है रेपड बिल्डिंग यानी कि विश्वासपूर्ण संबंध। चौथा है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि समस्या की पहचान। 5वां है ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। 6वां है इंटरवेंशन टेक्निक्स यानी कि हस्तक्षेप तकनीकें। 7वां है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। और 8वां और लास्ट है क्या है? फॉलोअप यानी कि अनुवर्ती कार्य। इस तरह से मैंने आपको आज की क्लास में आपका जो BA 6 सेमेस्टर इसका पेपर 2 यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी का यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक बताया। अब इसके बाद एक यूनिट और बच जाएगा, उसको कंप्लीट करा के हर यूनिट का MCQ प्लस शॉर्ट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय